with what velocity should an object of mass m, small m, be thrown away from the midpoint of the line joining them so that it escapes to infinity? यहाँ पे एम मास का ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली ये लाइन सेगमेंट यहाँ मुझे दिखाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये लाइन सेगमेंट उस पॉइंट यहाँ पे एम मास का ऑब्जेक्ट है, यानी इतना डिस्टेंस कितना हुआ d/2, इतना डिस्टेंस d/2, इतना डिस्टेंस कितना हुआ d/2 डिस्टेंस हुआ, d/2 डिस्टेंस। तो पहले तो ये सिस्टम की मुझे पोटेंशियल एनर्जी सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो एम मास का ऑब्जेक्ट पी पॉइंट के ऊपर मिड पॉइंट के ऊपर था, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ वो u1 वैल्यू का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ये एम मास का ऑब्जेक्ट जो लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के ऊपर था, वो m2 मास वाले यानी मून के सेंटर के रिस्पेक्ट में राइट साइड के ऊपर वो ग्रेविटेशनल फोर्स u2 वैल्यू का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फील कर सकता है यहाँ पे। तो टोटल ये सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी u इक्वल टू u1 प्लस 2। तो पहले तो u1 यहाँ पे ऑब्जेक्ट अर्थ का मास m1 और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जिसका मास m, और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस d/2। अपनी फार्मूला g m1 m2 अपॉन r इक्वल टू इफेक्टिव डिस्टेंस d/2। यहाँ पे u2 की फार्मूला क्या आएगी माइनस g m1 m2, m1 इक्वल टू यहाँ पे m मास का ऑब्जेक्ट, m2 इक्वल टू मास ऑफ द मून, और ये दोनों के सेंटर के बीच में d/2। तो 2 ऊपर जाएगा, 2gm अपॉन d में कॉमन निकाल सकता हूँ, तो m1 प्लस m2। ये मैंने पोटेंशियल एनर्जी सॉल्व की ये सिस्टम की। क्वेश्चन में क्या लिखा है, द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ आर m1 एंड m1 r1 एंड दोज ऑफ द मून आर m2 r2 रिस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज d। विथ व्हाट वेलोसिटी should an object of mass m be thrown away from the midpoint of the line joining them so that it escapes to infinity? यहाँ से कितने स्पीड से ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे कि ये एम मास का ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर एस्केप हो जाएगा? ये एम मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ के हिसाब से भी कोई भी फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा। ये एम मास के ऑब्जेक्ट को कितनी स्पीड से थ्रो करेंगे जिससे कि मून या अर्थ दोनों के हिसाब से कोई भी वैल्यू का उसके ऊपर फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा, और सर्टेन टाइम के एंड के बाद वो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर एस्केप हो जाएगा। हम बार बार क्या बोलते हैं, इतनी ये तो एक्चुअली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। सिस्टम को ऐसी सिस्टम को यहाँ पे एम मास का ऑब्जेक्ट को रहने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इतनी पॉजिटिव वैल्यू की एनर्जी का यहाँ पे स्मॉल एम मास वाला ऑब्जेक्ट था, उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इतनी पॉजिटिव वैल्यू की एनर्जी का सप्लाई अगर मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो ये एम मास वाला स्मॉल एम मास वाला ऑब्जेक्ट सर्टेन टाइम के एंड के बाद एस्केप हो जाएगा। दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाद वो एस्केप हो जाएगा फॉर एवर, वापस कभी भी नहीं आएगा। काइनेटिक एनर्जी इसको कितनी चाहिए, अगर ये ऑब्जेक्ट का मास m है तो उसकी जो भी स्पीड आएगी उसको हम बोलेंगे एस्केप स्पीड v। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी 1/2 mv²। यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं पॉजिटिव साइन, प्लस 2gm अपॉन d m1 प्लस m2। m यहाँ पे कैंसिल हो गया, m यहाँ पे कैंसिल हो गया, m कैंसिल, तो v² इक्वल टू 4g अपॉन d इंटू m1 प्लस m2। एग्जैक्टली इतनी स्पीड से उसको थ्रो करेंगे तो ये एम मास का जो सिस्टम के मिडपॉइंट के ऊपर वो फॉर एवर वो एस्केप हो जाएगा। नेक्स्ट, कंसिडर डिफरेंट प्लैनेट्स रिवॉल्विंग इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट around a star of very large mass. If the gravitational force between the planet and the star varies as
आर रेज टू पावर -5/2। क्या लिखा है? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू पावर -5/2। आर इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन देम, स्मॉल आर इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। हाउ डज द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड टी डिपेंड ऑन रेडियस, डिपेंड ऑन द डिस्टेंस आर। क्वेश्चन में लिखा है हाउ डज द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड टी यानी टी स्क्वायर डिपेंड ऑन डिस्टेंस आर। स्क्वायर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? स्क्वायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये टाइप के क्वेश्चन होते हैं। स्क्वायर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? क्वेश्चन मार्क। तो ये मुझे सॉल्व करना है, देखते हैं। तो ये जो फोर्स लगता है स्टार के ऊपर, अगर उसका मास m है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन आर, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रेज़ टू -5/2। mv² अपॉन आर इक्वल्स टू k इंटू r रेज़ टू -5/2। जब सिस्टम या स्टार प्लैनेट के रिस्पेक्ट में रिवॉल्यूशन परफॉर्म करता है तो रोटेशनल मोशन उसके लिए v इक्वल्स टू आर ओमेगा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी चाहिए। तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा सब्स्टिट्यूट करेंगे, v इक्वल्स टू आर ओमेगा होल स्क्वायर k इंटू आर रेज़ टू -5/2। आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, एक बार आर कैंसिल हो जाएगा ना। ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k बाई एम आर रेज़ टू -5/2 अपॉन आर रेज़ टू 1। आर रेज़ टू -5/2 -1 लिखा, आर रेज़ टू -7/2 आएगा। ओमेगा इक्वल्स टू ऑर्बिटल एंगुलर स्पीड बोलते हैं, एंगुलर स्पीड इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π रेडियन अपॉन टाइम टेकन कैपिटल टी। तो ओमेगा इक्वल्स टू 2π अपॉन कैपिटल टी, ओमेगा इक्वल टू 2π/t होल स्क्वायर इक्वल्स टू k बाई एम आर रेज़ टू -7/2। 4π² अपॉन t स्क्वायर इक्वल्स टू k बाई एम आर रेज़ टू -7/2। उसका रेसिप्रोकल ले लो तो टी स्क्वायर 4π² m अपॉन के आर रेज़ टू -7/2 डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, यानी डायरेक्ट लिखा आर रेज़ टू 7/2 प्लस 7/2। m मास कांस्टेंट होता है, ये तो वैसे ही कांस्टेंट है, यानी ये पूरी टर्म कांस्टेंट है। यानी मैंने प्रूव किया टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेज़ टू 7/2। ये तुम्हारा आंसर आ गया। MCQ यूजिंग ऑर्बिटल नंबर 2 है, MCQ नंबर 2 है। पेज नंबर बोलूँ तो 67। यूजिंग ऑर्बिटल रेडियस स्मॉल आर एंड corresponding periodic time capital T of the different satellites revolving around the planet, what would be the slope of the graph of log r versus log t? Log r versus log t, log r versus log t। y मान लेते हैं ये y वेरिएबल है, मान लेते हैं ये x वेरिएबल है, तो y इज टू एक्स, y तो उसका रिलेशन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल जिसका स्लोप अगर m है तो उसका इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन जिसका स्लोप होगा m, तो y इक्वल्स टू कंपेयर करो लॉग r और x इक्वल्स टू कंपेयर करो लॉग t। तो r और t के रिस्पेक्ट में कोई रिलेशन रिकॉल करना पड़ेगा सैटेलाइट के लिए। तो एज पर लॉ टी स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द ऑर्बिटल रेडियस, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। मुझे लेफ्ट साइड के ऊपर लॉग आर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी चाहिए, y इक्वल्स टू लॉग आर चाहिए लेफ्ट साइड के ऊपर। तो मैं यहाँ पे रिलेशन लिखूंगा आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, यहाँ मैं समझ सकता हूँ। इट मीन्स आर क्यूब इक्वल टू के टी स्क्वायर होगा। मुझे रेज़ टू पावर 1 चाहिए, टेकिंग रेज़ टू पावर 1/3 ऑन बोथ द साइड, टेकिंग रेज़ टू पावर 1/3 ऑन बोथ द साइड। तो आर
k रेस टू 1/3 कांस्टेंट ही है, और टी स्क्वायर रेस टू 1/3 टी रेस टू 2/3। मुझे तो स्लोप चाहिए लॉग आर वर्सेस लॉग टी का, आर वेरिएबल नहीं, मुझे लॉग आर वेरिएबल चाहिए। तो ये जो रिलेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है ये वाला, उसमें मुझे लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेते हैं यहाँ पे, तो लॉग आर इक्वल टू लॉग ऑफ दिस टर्म। लॉग में मिलाती है लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू फार्मूला है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो लॉग आर इक्वल टू लॉग ऑफ आर इक्वल टू लॉग ऑफ, रिलेशन क्या आएगा, के रेस टू 1/3 इंटू टी रेस टू 2/3, के रेस टू 1/3 इंटू टी रेस टू 2/3। एक्स के साथ कंपेयर करो, लॉग एक्स इंटू वाई इक्वल टू लॉग एक्स लॉग के रेस टू 1/3 प्लस लॉग वाई लॉग ऑफ टी रेस टू 2/3। उसके बाद दूसरी फार्मूला है, दूसरी फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लॉग ऑफ ए रेस टू एम इक्वल टू एम टाइम्स लॉग ए। तो ये फार्मूला मैं यहाँ पे और यहाँ पे अप्लाई करूँगा, लॉग ऑफ के रेस टू 1/3 इक्वल टू 1/3 टाइम्स लॉग के, लॉग ऑफ टी रेस टू 2/3 इक्वल टू 2/3 टाइम्स लॉग टी, 2/3 टाइम्स लॉग कैपिटल टी एज पर दिस फार्मूला। तो यहाँ पे 2/3 टाइम्स लॉग टी, यहाँ पे ये रिलेशन यहाँ पे लिखा है, और ये वाला यहाँ पे लिखा है 1/3 टाइम्स लॉग की, ये लेफ्ट साइड का लॉग आर। ऐसा क्यों किया मैंने, टर्म्स को अरेंज की है। मुझे लॉग आर वर्सेस लॉग टी उसका स्लोप चाहिए था, यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का इक्वेशन मुझे चाहिए था। तो अब मैं यहाँ पे उसको कंपेयर कर रहा हूँ। देखो ये तो है, कोई वेरिएबल दिख रहा है, हमको वेरिएबल कैसे पता चलता है, ए स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। जैसे डिस्टेंस चेंज होता है तो पीरियडिक टाइम चेंज हो सकता है, तो पीरियडिक टाइम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस के ऊपर। ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है, इसीलिए यहाँ पे एक को एक एक्स वेरिएबल के साथ मैं कंपेयर कर सकता हूँ और दूसरे को मैं वाई वेरिएबल के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लॉग आर इक्वल टू 2/3 लॉग टी, जितना ये वेरिएबल है, यानी उसको मैं एक्स के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। तो ये एम एक्स हो गया और ये कांस्टेंट हो गया, तो ये वाई हो गया। तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसका स्लोप क्या होता है, स्लोप इक्वल टू एम इक्वल टू 2/3 होता है। लॉग आर वर्सेस लॉग टी अगर क्वेश्चन ऐसा है तो उसका स्लोप आएगा 2/3। अगर लॉग टी वर्सेस लॉग आर क्वेश्चन में पूछा है तो तुमको उसके हिसाब से फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब, और सेम स्टेप्स में सभी प्रोसेस में तुमको रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ पे लॉग टी होना चाहिए और यहाँ पे लॉग आर होना चाहिए। मोस्टली उसका स्लोप आएगा 3/2। क्वेश्चन कैसा आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 3, if the gravitational acceleration at the Earth's surface is 9.81 meter per second square, what is the value at the height equal to diameter of the Earth from its surface? यानी क्वेश्चन ऐसा है कि अर्थ की सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी एग्जैक्ट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 हम सेलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में 9.81 क्वेश्चन में दी गई। अगर यही ऑब्जेक्ट को इतना डिस्टेंस कितना है, रेडियस ऑफ द अर्थ, तो डायमीटर ऑफ द अर्थ जितना डिस्टेंस कितना होगा 2 आर। रेडियस ऑफ द अर्थ, तो अर्थ की सरफेस से डायमीटर ऑफ द अर्थ जितना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस h इक्वल टू 2 आर वैल्यू का डिस्टेंस आएगा। अगर मैं यहाँ पे एम मास का ऑब्जेक्ट उसको यहाँ पे लेके जाता हूँ तो यहाँ पे ये हाइट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी, ये मेरा बेसिक क्वेश्चन है। तो ये हाइट के ऊपर सेंटर के रिस्पेक्ट में इफेक्टिव डिस्टेंस कितना हुआ, स्मॉल आर इक्वल टू आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच, एच इक्वल टू
2 times RE. H equal to 2 times RE. This is equals to 3 times 3 times RE. स्मॉल आर इक्वल्स टू 3 times RE. और उसके सेंटर के हिसाब से इतना डिस्टेंस कितना आएगा 3 RE. Gravitational acceleration at a distance small r from the center of the earth equals to formula GME upon r square. तो स्मॉल r इक्वल्स टू 3 RE मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा. यहाँ पे 3 स्क्वायर 9 और डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर. GME अपॉन आर स्क्वायर. GME अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ पे 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखी है. GME अपॉन आर स्क्वायर एग्जैक्ट उसकी वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्वेश्चन में लिखी है अपॉन 9. मैं डिवाइड करूँगा तो अर्थ की सरफेस से डायमीटर जितनी हाइट के ऊपर m मास का ऑब्जेक्ट उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू एग्जैक्ट आएगी 1.09 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Number 5. If we take gravitational acceleration at Earth's surface as 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्चुअली उसकी वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लेकिन हमको कितनी एक्सेप्ट करनी की 9.8 नहीं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इफ वी टेक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट Earth's surface as 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and radius of the Earth as 6,400 kilometers, the decrease in value of gravitational acceleration g at a depth of 64 km from its surface would be dash meter per second square. क्वेश्चन ऐसा हुआ यहाँ पे जब भी अर्थ की सरफेस के ऊपर से यहाँ से मैं 64 किलोमीटर डेप्थ का खड्डा खोदता हूँ. यहाँ पे 64 किलोमीटर डेप्थ का m मास का ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रखा है. तो ये 64 किलोमीटर की डेप्थ के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू कितनी आएगी? तो हमारा रिलेशन है d डेप्थ के ऊपर ग्रेविटी g. एक जी का मीनिंग क्या हुआ? अगर वही ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस के ऊपर रखा होता तो उसकी ग्रेविटी की वैल्यू ये क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. 1 माइनस डी अपॉन आर. तो ये डी स्मॉल डी वैल्यू का डिस्टेंस 64 किलोमीटर. तो ये स्मॉल डी वैल्यू का डिस्टेंस मैं यहाँ पे लिखूंगा 64 किलोमीटर और रेडियस ऑफ द अर्थ उसकी वैल्यू 6,400 किलोमीटर हमको पता है. 1/100 तो 99/100 to 10 यानी 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और उसकी सरफेस के ऊपर कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब कितनी होगी 64 किलोमीटर डेप्थ का खड्डा खोदा है तो ग्रेविटी की वैल्यू तुमको मिल रही है 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओरिजिनल वैल्यू 10 थी तो 10 के रिस्पेक्ट में मैं ये वैल्यू को ये नंबर को एक्सप्रेस करने का प्रयास कर रहा हूँ. नोन वैल्यू 10 माइनस 0.1 करूँगा तो 9.9 आ जाएगा. तो 9.9 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 10 माइनस 0.1. तो डिक्रीज इन मुझे पता चल रहा है तो ये तो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ उसमें बीच में माइनस साइन डिक्रीज इन ग्रेविटी ऐसा बोलेंगे. और उसकी वैल्यू कितनी जस्ट 0.1 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो रही है. कौन सा ऑप्शन आएगा? ओके. Number 7. For different satellites revolving around a planet in different circular orbit, which of the following shows the relation between the angular momentum L and the orbital radius R? मुझे रिलेशन चाहिए किसका? एंगुलर मोमेंटम L एंड ऑर्बिटल रेडियस दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए. सैटेलाइट की बात चल रही है. अगेन सैटेलाइट की बात होगी तो हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन सैटेलाइट mv² अपॉन r.
इक्वल टू GMEM अपॉन आर स्क्वायर। ये नंबर 7 है। तो कुछ कैंसिल होगा यहाँ पे, हाँ आर एक बार यहाँ पे cancel हो जाएगा, उसके अलावा एम यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो वी स्क्वायर आर इक्वल टू GM। नाउ वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम वेक्टर L इक्वल टू R क्रॉस P, R इंटू P इंटू साइन थीटा, उसकी वैल्यू आर पी साइन थीटा साइन 90, P इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इक्वल टू M इंटू वी, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, और एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एम बी आर, यहाँ पे इंडेक्स वी का इंडेक्स तो मुझे 2 चाहिए, यानी मुझे कंपल्सरी स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड एल स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2। नाउ टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1, एल स्क्वायर अपॉन GME इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर, वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक बार भी कैंसिल हो जाएगा ना, तो एल स्क्वायर इक्वल टू GME इंटू एम स्क्वायर आर। एम मास कांस्टेंट है, एम ई अर्थ का भी मास कांस्टेंट है, कैपिटल जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है, और स्मॉल आर एल स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ आर, तो ये उसका आंसर, ये सही ऑप्शन है। नंबर 9, which of the following alternatives represents a dimensional formula of the gravitational potential and gravitational potential energy respectively? Gravitational potential energy equals to work, वर्क की डायमेंशनल फार्मूला क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, m1 L2 T-2, m1 L2 T-2। फाई की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, फाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो फाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या आएगा, यूनिट मास वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी वर्क करना पड़ता है वो वर्क को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं, तो फाई इक्वल टू W अपॉन M मैं लिख सकता हूँ ना, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फाई इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क अपॉन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास, वर्क डन इक्वल टू m1L2T-2, m1 बस उसके डायमेंशनल फार्मूला m0L2T-2, कौन सा आएगा सही ऑप्शन, बी ऑप्शन सही ऑप्शन। आएगा समझ में। नंबर 12, if the time period of satellite in the orbit of radius r around a planet is capital T, then the time period of satellite in the orbit of radius 4r is t dash equals to, रिलेशन मुझे सेलेक्ट करना है। अगेन एज पर केप्लर्स लॉ, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, अगर रेडियस यानी ऑर्बिटल रेडियस की वैल्यू आर डैश है तो पीरियडिक टाइम भी चेंज हो जाएगा, और टी डैश स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डैश क्यूब। मून का पीरियडिक टाइम, जुपिटर का पीरियडिक टाइम अलग अलग आता है, ये तो तुमको भी पता है। तो टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन 2 and 1, तो टी डैश स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू आर डैश क्यूब अपॉन आर क्यूब, तो टी डैश स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू आर डैश की वैल्यू क्वेश्चन में लिखी है 4r और डिनोमिनेटर में r होल क्यूब, r कैंसिल हो गया, 4 क्यूब 64, टी डैश स्क्वायर इक्वल टू 64 टी स्क्वायर, यानी टी डैश इक्वल टू 8t, बस ये सही ऑप्शन है।